हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल आरजेएस स्टडीज़। आई होप आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है आरजेएस का अच्छा हुआ होगा और हाई कोर्ट ने जो आंसर की रिलीज़ कर दी है उससे आप अपने आंसर्स मैच करके कट ऑफ क्लियर कर पा रहे होंगे। एंड जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं और क्लियर कर सकते हैं वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें एंड स्टार्ट राइटिंग दी एसेज इंग्लिश, हिंदी और अपनी जजमेंट राइटिंग की इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। प्लस मेरे चैनल के थ्रू जो आपको एडिटिव नोट्स मिल रहे हैं, मतलब एक एडिशन हो जाता है आपकी मेंस की प्रिपरेशन में, तो उसके साथ भी आप वो चीज़ भी पढ़ते रहें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आर्टिकल 21 का लेक्चर 1 डील किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द आर्टिकल 21 लेक्चर 2। फर्स्ट वीडियो जो था लेक्चर 1 में आर्टिकल 21 में, उसमें हमने ए.के. गोपालन का केस, इम्पैक्ट ऑफ मेनका गांधी केस, वो सारी चीज़ें देखी थी। आज जो हम आपकी जो आर्टिकल 21 है उसमें जो वर्ड्स आते हैं, 4 जो क्रूशियल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो सेकंड स्लाइड में वो 4 क्रूशियल वर्ड्स हम ले रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लाइन इज सेइंग दैट आर्टिकल 21 यूजेस 4 क्रूशियल एक्सप्रेशंस: लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्रोसीजर एंड लॉ। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्रोसीजर एंड लॉ, इनको हम इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, इनमें केस लॉज डिस्कस करेंगे। So I'm reading this for you and we are starting, so stay tuned with me. First word is life. The expression life in Article 21 has been interpreted by the Supreme Court rather liberally and broadly. Over time, the court has been giving an expansive interpretation to life. ठीक है, इसका broadly interpretation भी ले रहे हैं हम और liberally interpretation भी लिया है कोर्ट ने। इसका बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन है। तो कोर्ट हैज ऑफन कोटेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ फील्ड जस्टिस इन मुन वर्सेस इलिनॉइस 94 US 113, an American case. By the term life, as here used, something more is meant than mere animal existence. जो वर्ड लाइफ है उसको हमने यूएस के केस से डिस्कस किया है और ये बताया है कि जो लाइफ वर्ड है it means something more than animal existence, right? The next line is the right to life guaranteed under Article 21 embraces within its sweep not only physical existence but the quality of life. Physical existence ही नहीं, आपको एक quality life की बात कर रहे हैं। The inhibition against its deprivation extends to all those limbs and faculties by which life is enjoyed, right? थर्ड स्लाइड में हम इसका और केसेस से डील कर रहे हैं, जिसमें भगवती जस्टिस का व्यू है। भगवती जस्टिस हैज ऑब्जर्व्ड इन फ्रांसिस कोरेल वर्सेस दिल्ली AIR 1981 SC 746. We think that the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it, namely the bare necessities of life such as adequate nutrition, clothing and shelter over the head and facilities for reading, writing and expressing oneself in diverse forms, freely moving about and mixing with fellow human beings. यहाँ पे हमने भगवती जस्टिस का व्यू लिया है फ्रांसिस कोरेल के केस में। उन्होंने बोला है कि राइट टू लाइफ के अंदर हमने लिया है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। आपकी जो बेयर नेसेसरीज ऑफ लाइफ है वो तो आप फुलफिल करते ही हो राइट टू लाइफ में, प्लस आपके पास एक एडिशनल राइट भी हो जाता है कि आपको एक ह्यूमन डिग्निटी का राइट मिल रहा है, राइट? नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 3 SCC 394। इसमें क्या इंटरप्रिटेशन लिया है लाइफ वर्ड का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड लाइफ एज फॉलोज: द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड द सेम डज नॉट कनोट कंटिन्यूड drudgery. It takes within its fold some of the fine graces of civilization which makes life worth living
and that the expanded concept of life would mean the tradition, culture and heritage of the person concerned. यहाँ पे एक जो लाइफ वर्ड है उसको एक्सपांडेड कंसेप्ट दिया है जिसमें आप ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज ऑफ द पर्सन को भी इंक्लूड कर रहे हो. नेक्स्ट केस इज DBM पटनायक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1974. Some prisoners challenge some restrictions as violating their right under Article 21. The Supreme Court stated that a convict is not denuded of all his fundamental rights. Imprisonment after conviction is bound to curtail some of his rights. Example, freedom of speech and movement, but certain other rights. Example, the right to hold property could still be enjoyed by a prisoner. A convict could also claim that he should not be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. बाय दिस केस DBM पटनायक के केस से आप ये समझ रहे हैं कि एक प्रिजनर को भी राइट है कि वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है. यहाँ पर ये जो केसेस हैं इनके आपको ईयर्स याद करने हैं प्लस इन केस से क्या बात कही गई है वो आपको याद रखना है बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में प्लस आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर लॉ से रिलेटेड होते हैं उनमें सब में ये केस लॉस पूछ लिए जाते हैं. जैसे हम आर्टिकल 21 में स्पीडी ट्रायल पढ़ेंगे, राइट टू अपील पढ़ेंगे और ना उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पढ़ेंगे. तो ये आपसे पूछा जाएगा कि राइट आर्टिकल 21 के अंदर इतने सारे राइट्स जो आप इंक्लूड कर रहे हो, राइट टू गो अब्रॉड वो कौन से केस से आया है, राइट टू स्पीडी ट्रायल कौन से केस से आया है, उन केस के नेम आपसे पूछ लिए जाते हैं. सो दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. सो नेक्स्ट पैराग्राफ आई एम रीडिंग. द सुप्रीम कोर्ट हैज हाउएवर हेल्ड दैट posting of police guards outside the jail or living of policemen in vacant land adjacent to but outside the prison could not be said to cause any interference with the personal liberty of the prisoners. Similarly, a prisoner could not complain of the installation of a high voltage live wire mechanism on the jail walls to prevent escape of prisoners. A convict has no fundamental right to escape from the prison. The mechanism is only a preventive measure intended to act as a deterrent to those who try to escape, and a convict is likely to come in contact with it only when he attempts to escape from the prison. इसमें ये बोला गया है कि प्रिजनर को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है लेकिन वो ये सब चीज़ें कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि वोल्टेज लाइव वायर क्यों लगाए गए हैं, ठीक है, जेल वॉल्स पे. ये उनका राइट नहीं है बिकॉज ये सब इसलिए किया जाता है ताकि वो एस्केप ना कर सके फ्रॉम द प्रिजन. गॉट इट. नेक्स्ट केस इज RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1973 SC 157. With reference to Article 21 that the telephonic conversation of an innocent citizen would be protected by courts against wrongful or high-handed interference by tapping of the conversation by the police. So यहाँ पे आपको इस केस में आपको इम्पोर्टेंट बात क्या नोट करनी है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस की बात करें कि भाई उनको टैप नहीं किया जा सकता है, ठीक है. The protection is not for the guilty against the efforts of the police to vindicate the law. I hope आपको जो वर्ड लाइफ है उसका बहुत ही एलैबोरेट तरीके से मीनिंग आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट स्लाइड में हम पर्सनल लिबर्टी को डील करेंगे. पर्सनल लिबर्टी का बहुत ही एलैबोरेट मीनिंग देख रहे हैं विद केस लॉस, राइट. सो दिस पैराग्राफ इज सेइंग द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी यूज्ड इन आर्टिकल 21 has also been given a liberal interpretation. कैसा interpretation लिया है इसका? Liberal interpretation. It does not mean merely the liberty of the body, that is freedom from physical restraint or freedom from confinement within the bounds of a prison. ठीक है? In other words, it means not only freedom from arrest or detention, from false imprisonment or wrongful confinement, but means much more than that. ये बोल रहा है
कि आपको फ्रीडम है फ्रॉम द अरेस्ट और डिटेंशन, आप हैबियस कॉर्पस की रिट लगा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर एंड 226 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। प्लस आपको फिजिकल रेस्ट्रेंट से ही फ्रीडम नहीं देता है, प्लस आपको रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी से भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट से भी प्रोटेक्शन करवाता है। ठीक है, गॉट इट? द टर्म पर्सनल लिबर्टी इज नॉट यूज्ड इन अ नैरो सेंस but has been used in Article 21 as a compendious term to include within it all those variety of rights of a person which go to make up the personal liberty of a man। यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी के अंदर हम बहुत ही वेराइटी ऑफ राइट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे नैरो सेंस में हमने यूज नहीं किया है, बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया है। Liberty of an individual has to be balanced with his duties and obligations towards his fellow citizens। जो भी लिबर्टी आपको मिल रही है उसको एक पर्सन की ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस के साथ मैच किया गया है, उनके फेलो सिटीजन्स के साथ, राइट? बैलेंस होना चाहिए ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस और लिबर्टीज के बीच में। इसमें केस डील कर रहे हैं खड़क सिंह वर्सेस State of Uttar Pradesh, AIR 1963, SC 1295. Supreme Court held that while night domiciliary visits by police involving intrusion into his residence, knocking at his door, and disturbing his sleep and ordinary comfort constitute an infringement of personal liberty of an individual enshrined in Article 21, secret picketing of the house by the police or shadowing of his movements do not fall under Article 21 but under Article 19(1) Clause D। यहाँ पे ये बोल रहा है खड़क सिंह के केस में कि भाई जो पुलिस जो होती है वो रात को जो डोमिसिलरी विजिट्स करती हैं तो उसमें नॉकिंग ऑफ द डोर, डिस्टर्बिंग स्लीप, ऑर्डिनरी कंफर्ट को अफेक्ट करती हैं। ये सब एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और एलैबोरेटली डील कर रहे हैं दैट बट द माइनॉरिटी व्यू एक्सप्रेस्ड बाय सुब्बा राव जस्टिस adopted a much wider concept of personal liberty। He differed from the majority view that Article 21 excluded what was guaranteed by Article 19. He pleaded for an overlapping approach, that is both Article 21 and 19 are not excluding but overlapping each other। The learned judge observed, no doubt the expression personal liberty is a comprehensive one and the right to move freely is an attribute of personal liberty। It is said that the freedom to move freely is carved out of personal liberty and therefore the expression personal liberty in Article 21 excludes that attribute। In our view, this is not a correct approach। Both are independent fundamental right, though there is overlapping। इस पैराग्राफ में सुब्बा राव जस्टिस का व्यू एक्सप्रेस किया गया है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हम वाइडर कॉन्सेप्ट तो ले ही रहे हैं पर्सनल लिबर्टी का, लेकिन कुछ जगह पे आर्टिकल 21 और 19 की ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि बोथ आर इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट्स, दो देयर इज ओवरलैपिंग है यहाँ पर, लेकिन बोथ ही अपनी अपनी जगह एक फंडामेंटल राइट है, इंडिपेंडेंट है दोनों से। नेक्स्ट पैराग्राफ इज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वन बीइंग कार्व्ड आउट ऑफ अनदर। Fundamental right of life and personal liberty have many attributes and some of them are found in Article 19. If a person's fundamental right under Article 21 is infringed, the state can rely upon a law to sustain the action, but that cannot be a complete answer unless the said law satisfies the test laid down in Article 19 Clause 2, so far as the attributes covered by Article 19(1) are concerned। इसमें ये बोला गया है कि भाई आपको फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21 में आपके अफेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप
आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। उसके साथ भी आपको इसको कोरिलेट करना पड़ेगा कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट कर रहा है तो आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को भी देखना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में आ रही है, ठीक है। दो यू आर एंजॉइंग योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बट इट शुड नॉट बी कवर्ड अंडर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, राइट। In other words, the state must satisfy that both the fundamental rights are not infringed by showing that there is a law and that it does not amount to a reasonable restriction within the meaning of Article 19 Clause 2 of the Constitution. In course of time, the view of Subba Rao has become the accepted view. जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ा, जो सुब्बा राव जस्टिस थे उन्होंने जो अपना व्यू दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। एनी लॉ इंटरफेयरिंग विद पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन मस्ट सेटिस्फाई अ ट्रिपल टेस्ट। कोई भी लॉ जो इंटरफेयर कर रहा है पर्सनल लिबर्टी के साथ वो एक ट्रिपल टेस्ट जो है उसको पास करते होना चाहिए। वो क्या पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज दैट इट मस्ट प्रेस्क्राइब अ प्रोसीजर। सेकेंड, the procedure must withstand the test of one or more of the fundamental right conferred under Article 19, which may be applicable in a given situation. Second, it must also be liable to be tested with reference to Article 14. Article 14 deals with equality before law, right? तो जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स का जो पर्सनल लिबर्टी का राइट मिला है वो आपका प्रोसीजर प्रेस्क्राइब करते हुए होना चाहिए, जो एप्लीकेबल होना चाहिए गिवन सिचुएशन पे, जो आर्टिकल 19 कन्फर कर रहा है। और मतलब ये इन रेफरेंस विद आर्टिकल 14 भी आपको कंसीडर करना है। गॉट इट। नेक्स्ट केस इज सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2009 9 SCC। अ वुमेन्स राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैज बीन हेल्ड टू बी अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21। ये एक विमेन के रिप्रोडक्टिव चॉइस को राइट दिया गया है कि विमेन्स के पास अधिकार है कि वो अपनी इच्छा से बेबी को बर्थ दे सकती हैं, अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस अपने हिसाब से कर सकती हैं। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट साइड में हम द वर्ड लॉ को डिस्कस कर रहे हैं जो आर्टिकल 21 में मेंशन है। The word law in Article 21 denotes an enacted law, that is a law made by a legislature. जो यहाँ पे वर्ड लॉ लिया गया है आर्टिकल 21 के अंदर, उसमें हम इनेक्टेड लॉ की बात कर रहे हैं जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है। बट दैट इज नॉट ऑल। आर्टिकल 21 does not mean merely what is enacted by a legislature. Law may take several other forms as well, right? तो आर्टिकल 21 के अंदर सिर्फ इनेक्टेड लॉ को ही नहीं लिया गया है, इसमें ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लॉ भी इंक्लूड किया है। दैट्स व्हाई आर्टिकल 21 बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन आपको देता है। डज द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 21 इंक्लूड एन ऑर्डिनेंस? जो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, क्या उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है? Can an ordinance lay down procedure to deprive a person of his personal liberty? इस क्वेश्चन को रेस किया गया था AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में AIR 1982 SC 710 in the context of the National Security Ordinance 1980 promulgated by the President to provide for preventive detention in certain cases and for matters connected therewith. राइट, ये ऑर्डिनेंस लॉ है या नहीं, इसको AK रॉय के केस में हमने डिस्कस किया है। सो इस केस के थोड़े से फैक्ट्स वगैरह देख लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में द पेटिशनर्स आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 21 डज नॉट कवर एन ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 21 के अंदर ऑर्डिनेंस कवर नहीं होता है, ये पेटिशनर्स ने बोला, बिकॉज इट इज नॉट लॉ एज इट इज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड नॉट बाय द लेजिस्लेचर। It was further argued that the underlying object of Article 21 is to wholly deny to the executive
the power to deprive a person of his life or personal liberty. Therefore, ordinance making power, which is executive power, cannot be used to deprive a person of his liberty. The executive cannot resort to the power to make ordinances so as to remove the restraints imposed by it by Article 21. Using an ordinance for the purpose will liberate it from the discipline of laws made by a democratic legislature. Article 14, 19 and 21 will be reduced to a dead letter if the executive is permitted to take away the life and personal liberty of the people by an ordinance. इस पैराग्राफ में ये बोला कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया गया उसे ले रहे हैं, ऑर्डिनेंस जो कि एग्जीक्यूटिव बनाता है उसे नहीं ले रहे हैं, बिकॉज अगर हमने एग्जीक्यूटिव को भी लिया तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ डेड लेटर. ठीक है, ये आपकी जो डेमोक्रेटिक लेजिस्लेचर है उसको अफेक्ट करेगा. Next paragraph, the Supreme Court had no difficulty in demolishing these arguments whose central theme was ordinance is not law. After referring to various constitutional provisions concerning the ordinance making power, the court concluded. अब कोर्ट ने क्या बोला वो बात करते हैं. The Constitution makes no distinction in principle between a law made by the legislature and an ordinance issued by the president. कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो डिफरेंशिएट नहीं करता है, चाहे वो लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर हो या फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट हो. बोथ इक्वली आर प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर एंड देयरफॉर बोथ आर इक्वली सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्लेस्ड अपॉन दैट पावर. An ordinance is as much as law as an act passed by a legislature and is subject to the same inhibitions. Thus, the word law in Article 21 would include an ordinance. इस केस से क्या हेल्ड हुआ कि भाई जो वर्ड लॉ है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग को भी इंक्लूड करता है. गॉट इट. नेक्स्ट स्लाइड में हम लास्ट वर्ड डील कर रहे हैं, दैट इज प्रोसीजर विच इज यूज्ड इन आर्टिकल 21. इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हेल्ड हुआ है वो बात कर लेते हैं. इट इज नाउ स्टैब्लिश्ड आफ्टर मेनका गांधी दैट प्रोसीजर फॉर पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 21 हैज टू बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट. मेनका गांधी के केस से इतना तो पता चल गया है कि भाई जो भी प्रोसीजर होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए. राइट. सो सुप्रीम कोर्ट हैज असर्टेड इन करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1994 3 SCC 569. इस वर्ड प्रोसीजर को इस वाले केस में हमने डील किया है. दैट द प्रोसीजर कंटेम्पलेटेड बाय आर्टिकल 21 इज दैट इट मस्ट बी राइट, जस्ट एंड फेयर एंड नॉट आर्बिट्रेरी, फैंसीफुल और ऑप्रेसिव. जो भी प्रोसीजर होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए. ठीक है. In order that the procedure be right, just and fair, it must conform to natural justice. जो भी प्रोसीजर होगा वो नेचुरल जस्टिस के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, इक्विटी, गुड कंसाइंस के, उनको फॉलो करते हुए होना चाहिए. The expression procedure established by law extends both to substantive as well as procedural laws. A procedure not fulfilling these attributes is no procedure at all in the eyes of Article 21. जो भी प्रोसीजर अगर राइट नहीं है, फेयर नहीं है, जस्टिस नहीं है, इसमें इक्विटेबल नहीं है, इक्विटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता है, तो ये आर्टिकल 21 की आइज में ये प्रोसीजर नहीं है. आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है. आपने बहुत अच्छे से डील किया है. जो 4 वर्ड्स हैं आर्टिकल 21 के अंदर हमने बहुत अच्छे से बात करी है. और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसे शेयर भी कीजिए. और अपनी जुडिशरी की जो मेंस की प्रिपरेशन है वो मेरे साथ करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और एनी क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं.
बट नो कॉल्स विल बी एड्रेस्ड बाय मी। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड आई हैव क्रिएटेड अ फेसबुक पेज ऑल्सो फॉर यू पीपल। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।